आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली आजाद समाज पार्टी काशीराम ने बरेली संजय कम्युनिटी हॉल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता, भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बरेली में कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। व्यापारी, शिक्षक, किसान और आम जनता किसी भी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। चंद्रशेखर ने कहा कि गोरखपुर में दीपक गुप्ता की हत्या हो या लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं, ये सब खराब कानून व्यवस्था का नतीजा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ये दावा करती है कि गुंडे यूपी छोड़कर पलायन कर गए, तो अब अपराध कर कौन रहा है। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि नेपाल में जिस तरह जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है, वैसा ही आक्रोश उत्तर प्रदेश की जनता के भीतर भी पनप रहा है। लोग व्यवस्था से परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने में लगी है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि सरकार के सभी कामों में धर्म और राजनीति हावी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यूपी को रामराज्य बताते हैं, लेकिन उन्हीं के नजदीकी रामभद्राचार्य मंच से यूपी को पाकिस्तान कह देते हैं। इस पर चंद्रशेखर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामभद्राचार्य जैसे लोग संत नहीं बल्कि पाखंडी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। सरकार को इस पर ठोस समाधान निकालना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा कि किसान प्रदेश सरकार के लिए कोई सवाल ही नहीं है। उन्हें खाद नहीं मिल रही और ऊपर से आवारा जानवर उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, मगर सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दों और धर्म की राजनीति में उलझी है। भीम आर्मी प्रमुख ने साफ किया कि उनकी राजनीति सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसान, अल्पसंख्यक, शिक्षक, व्यापारी और समाज के कमजोर तबकों की आवाज उठा रहे हैं। संविधान पर खतरे कई मायनों में मंडरा रहे हैं और हम सब की लड़ाई संविधान को बचाने की है। कार्यक्रम में एडवोकेट अच्छन अंसारी, एडवोकेट विकास बाबू वाल्मीकि, एडवोकेट अजय प्रधान, महेश सागर, रोहित सागर, नईम रजा, सेमी सागर, राजकमल पाल, अनिल कुमार एडवोकेट, प्रेम गौतम, तमीमुद्दीन बाबू चौधरी, सुनील गौतम, मनोज सागर, पवन कुमार सागर, MD सिंह सागर एडवोकेट, सुरेंद्र, सुनीला आजाद, दर्शन सिंह सागर, रूप किशोर सागर, संजीव सागर, अमर सिंह एडवोकेट आदि मौजूद रहे। हमारे अधिकारों पे टाका पड़ रहा है। मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें। सम्मानित साथियों, पार्लियामेंट में मैंने पुलिस के भाइयों की 8 घंटे की नौकरी हो, ड्यूटी हो, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो, बॉर्डर स्कीम खत्म हो और इनकी वेतन विषमता दूर हो, इसके लिए जोर शोर से आवाज उठाई और जिस कमेटी में हो उस कमेटी होम के जरिए उनके लेटर लिख के पत्राचार करके रिपोर्ट में जो है शामिल करवाने का काम किया कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। महिला पुलिसकर्मियों को, पुरुष पुलिसकर्मियों को शेरने का दूध है, जो पिएगा वो ही दामड़ेगा। फिर यह सरकार ठेके ज्यादा खोल रही है, स्कूल बंद कर रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकार हमारे लोगों को शराबी बनाना चाहती है, नशेड़ी बनाना चाहती है, हमारे युवा को ताकतवर नहीं बनाना चाहती, शिक्षित नहीं बनाना चाहती। सम्मानित साथियों, क्या मैंने आज तक या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने अपने काम में कमी छोड़ी? कहीं अगर आपको जरूरत पड़ी हो, आप पे जुल्म हुआ हो, आपका हाथ छोड़ा, आपके लिए तमाम तरह की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो हम लोग करना चाहते हैं उसको करने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति की जरूरत है और राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में, आपके हाथ में। आपने सबको मौका दिया, आपने सबको ताकत दी, आपने सबकी आवाज मजबूत की है। क्या आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को और ये जो मंच में पूरा काम है सफाई कर्मचारी का, उनको भी अगर काम लेना है तो सरकार को पक्की नौकरी देनी चाहिए। कम से कम 50,000 रुपए की नौकरी सफाई कर्मचारियों को देनी चाहिए और ठेके सुविधा की तमाम नौकरियों को समाप्त करना चाहिए। नौकरी हो तो पक्की हो, वरना सरकार के बड़े बड़े नेताओं को ड्यूटी लगा देनी चाहिए कि सफाई का काम का जिम्मा भी आप उठाओ, क्योंकि सफाई करेगा सफाई कर्मचारी
और सराह लेंगे नेता कि बहुत अच्छा साफ सुंदर प्रदेश है, बहुत अच्छा जिला है, बहुत अच्छा शहर है। प्यारे सम्मानित साथियों, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछना चाहता हूं। और ये अगले दिन गरीबी दूर हुई, चुन जाति खत्म हुई, लुटाई पिटाई खत्म हुई। नगीना में जाके देखो, कोई मॉब लिंचिंग नहीं करता किसी किसान के, किसी मजदूर के, किसी मुसलमान के, किसी दलित के नहीं करता। कोई किसी गरीब व्यक्ति को छोटे मुकदमे में जेल नहीं भेज सकता। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो जनता से पहले चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होते। मेरे साथ दोनों हाथ आगे नगीना के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करो। कहो धन्यवाद नगीना, नगीना की जय हो। हाथ नीचे करो। कितने साल 12 साल। और इन 12 सालों में जो किया है सब आपके सामने। 16 महीने जेल काटी, कभी आंसू नहीं बहा, बात हो रही है कभी। दिल्ली में 2 आंदोलन किए, जेल गए, लाठियां खाई, पैरों के नखून तक खींच ले गए, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी में 4 जगह गैप कर दिया गया। उनको लगा कि ये टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, कभी परवाह नहीं की। इससे भी पेट नहीं भरा तो 2023 में गोली चला दी, 4 गोली चलाई, तो भी आपके प्यार आशीर्वाद से बच गया। अब जितने साजिशें, जितने जोर है, सब लगा रहे हैं। जब तक लहू का आखिरी कतरा इस शरीर में रहेगा, गौर से सुनो, जब तक इस शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, जब तक आखिरी सांस रहेगी, महापुरुषों के कामों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष जारी रहेगा। इस बात का आपको विश्वास है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आपने सबको अजमा लिया। पिछली बार 2022 में आपने 93% वोट एक पार्टी को दिया नहीं दिया? बताओ, क्या वो सत्ता के करीब पहुंच पाई? इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ही समीकरण है, दलित, पिछड़ा, मुसलमान अगर एकजुट हो जाए तो गरीबों की तरफ आंख उठाने वाला कोई आदमी कुर्सी पर नहीं बैठाएगा। किसानों को लाठी लगवाने वाला, किसानों की जमीन को छीनने वाला एक भी आदमी वो कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप लोग मन पक्का कर लो, अगर आप लोग मन पक्का कर लो और अपनी लड़ाई को जिम्मेदारी उठा के काम पे लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि आपके पास ताकत होगी। मैं अपने नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, आप अक्सर मैसेज फोन करते हैं कि भैया यहां मार दिया, यहां पीट दिया, यहां ये कर दिया, यहां वो कर दिया। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे इस जुल्म को कैसे खत्म कर पाओगे? बताओ, कौन कौन लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं? हाथ उठाओ, नीचे करो। अगले 5 मिनट मुझे दे दो, फोन बंद करो, साइड में रखो। अगले 5 मिनट सिर्फ गर्मी को छोड़ दो, देखो बराबर की है गर्मी। ऐसा नहीं कि आपको अकेले लग रही है, बराबर की गर्मी है इधर भी। ठीक है, ठीक है। सम्मानित साथियों, मैंने तो जिलाधिकारी जी से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिम्मेदार लोगों को आर्म्स लाइसेंस दे दो कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। गुलदार घर में घुस जा रहा है, लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसका जवाब सरकार को देना है। यहाँ गुलदार है और बैराज में भेड़िया है और कहीं पे छोटा पशु है, चारों तरफ से किसानों मजदूरों की शामत आ गई। और इसके बाद भी
अगर आप देखते होंगे, मैं पीलीभीत की खबर पढ़ रहा था कि 15-15 दिन तक डीएपी के लिए लोग खाना पानी लेके लाइन में लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। डीएपी की यूरिया की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा पा रही समाज भाई पर। प्यारे साथियों, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जनहित के कामों के लिए बढ़ चढ़कर काम करें। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के तक प्रयासों से हमें वोट का अधिकार मिला है। इस वोट के जरिए हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट के ऐसे नेताओं को चुन के जो हमारे बीच के हों, ताकत देके अपनी समस्या का हल करा सकते हैं। और अगर हम अब भी ये नहीं कर पाए तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे जाते रहेंगे। सम्मानित साथियों, इसी बरेली का अखबार पढ़ा मैंने कि जल भराव में सीवर से जो गंदा पानी आता है, बच्चों को उसी गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ये बात भी किससे छिपी हुई नहीं, इसी बरेली की बता रहा हूं। और सरकार कहती है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे नहीं है समाज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पे है। इस विनाश के रास्ते से हटाने के लिए मुझे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही में मैंने पढ़ा, कबड्डी खिलाड़ी जो ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी हैं, उनके पास ना सुविधाएं हैं और ना संचालन है, ना ही प्रशिक्षण है। इसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि मेडल कैसे आए, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मेडल कैसे आए। मेडल तब आएगा जब ग्रामीण प्रतिभाओं का सम्मान होगा और उनके लिए नए अवसर जो है तैयार किए जाएंगे। सम्मानित साथियों, बनारस की खबर पड़ी आज सुबह, माए बहनें बैठी हैं, 2 घंटे के पैदा हुए बच्चे को और उसकी मां को अस्पताल से निकाल दिया गया बिना ऑक्सीजन के कि इसको हायर सेंटर ले जाओ। वो मां, आप समझते हैं जो डिलीवरी का समय होता है वो एक मां के लिए किस तरह का समय होता है उसके शरीर के लिए, लेकिन इस सरकार में इतनी संवेदनाएं खत्म हो गई है कि उस मां को बाहर निकाल दिया गया और उस दो घंटे के बच्चे की जीवन की परवाह नहीं की गई। और अब अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई कब करेंगे? कार्रवाई तब करेंगे जब हम लोग जाके वहां आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब कार्रवाई करेंगे। वरना ये खबर उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। प्यारे साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है, कथा का, और उसमें एक संत खुद को जो कहते हैं, हालांकि संत वो होता है जिसकी ना जाति होती ना धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। एक संत खुद को कहने वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरठ में आके ऐसा लग रहा है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए थे। कहां गए हो? कहां गए हो? कहां गए हो? आप ये समझिए, पहले तो उनको दिखता नहीं है, ये वो खुद कहते हैं। वो कहते हैं कि बचपन से मैं, मेरी आंखें नहीं। दूसरी तरफ वो मेरठ में आके जो किसानों की धरती है, आप पे ये अथॉरिटी है लोकतंत्र में कि आप किसी को भी टीम बना दो। किसी की समाजवादी पार्टी पीडीए चर्चा कर रही है, अब क्या पिछड़ों दलितों की याद समाजवादी पार्टी वाली उससे पहले वो बिल्कुल पहले क्या करते थे वो लोग? ये वही पार्टी है ना जिन्होंने प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ा, जिन्होंने महापुरुषों के नाम पे बने सारे जिलों को बदल दिया। अब चुनावी लाभ के लिए अगर कोई दल कुछ कर रहा है तो ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सांसद जी, बहुजन युवाओं में असंतोष की भावना है, उसको कैसे दिशा देना चाहोगे? नहीं, वो दिशा दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप देखो, बहुसंख्यक रूप से आज जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे। लेकिन क्या एक पत्ता हिला? मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आपने एक सवाल कर दिया, आप जवाब सुनो, पत्रकार बनो, डिबेट मत करो।
इतने भीड़ ने भी कितने अनुशासन ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाया, ये इस बात का उदाहरण है कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नौजवान अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है। जन्मदिन और 22 तारीख का जीएसटी दोनों का अलग अलग बता दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी हर चीज में, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या कोई और विषय, उसको राजनीति से जरूर कनेक्ट करते हैं। अब आप ये समझिए कि 10 वाला बिस्कुट तो 10 का ही मिल रहा है, तो कितना फर्क पड़ रहा है इसका आइडिया आपको और मेरी जेब को, सबको जेब को लग जाएगा। अगर ये इतना बुरा था तो ये कई साल जो लोगों की जेब कटाई हुई है, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? और अब कैसा क्या हुआ कि 240 पे आए हैं तो जीएसटी स्लैब अलग अलग कर दिए गए हैं, उनमें जो है कटौती भी कर दी गई है। यानी कि जनता ने जो सबक सिखाया वोट के जरिए, और इससे जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर वो और थोड़ा सबक सिखा दे उत्तर प्रदेश में भी, तो मुझे लगता है कि अगली बार ये स्लैब और घट के जो है 5, 7, 8 के आसपास आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन तो है, उनको उनके लिए मंगल कामनाएं, लेकिन आज ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्मदिन है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारे मंगल कामनाएं। सांसद जी, आपका व्यक्तिगत सवाल है, आप पे बड़े गंभीर आरोप लगा रही होती कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, क्या मानते हैं? अभी आप पुलिस की टोलेंस की बात कर रहे थे, आप पुलिस से खुद ही पूछ लीजिए। सरकार कह रही गुंडा मुक्त सरकार है, बहन बेटियों का सम्मान हो रहा है, क्या मानते हैं? जी दोबारा पूछिए। सरकार कह रही गुंडा मुक्त सरकार है, तो अगर गुंडा अपराध मुक्त सरकार है तो फिर दीपक गुप्ता की हत्या कैसे होगी गोरखपुर से? किसान परेशान है यूपी में, और छोटे पशुओं का भी। देखिए, सरकार के लिए किसान का सवाल है ही नहीं। सरकार कितनी तरीके से परेशान है। पहले फसल लगाने जाता, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, कई कई दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। फिर असमय आंधी तूफान, बारिश, ओला, और फिर प्राकृतिक मार। इस बार कितनी बारिश हुई है, कितनी जमीन कट गई है। फिर छुट्टा पशु जो थोड़ी बहुत ही फसल बचती है, और फिर गुलदार और भेड़ियों जैसा आतंक, ये सब हमारे सामने। क्या बसपा की जगह आपने ले लिया? अब ऐसे समय में किसान सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि सपना तो दिखाया था कि आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई। किसान को मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने। सांसद जी, अभी आपने मुसलमानों के अपमान की बात करी थी उत्तराखंड में, बसपा की जगह क्या आपने ले ली? दलितों के चेहरा बनकर उभरे हैं आप उभरे हैं। नहीं, ये बात आप कह सकते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं। खाली मैं सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। इस देश में ये चरित्र है कि वो जाति के आधार पे, आप ऐसा कभी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछते कि वो राजपूतों के नेता हो गए हैं क्या? आप पाठक जी को क्यों नहीं पूछते कि क्या वो ब्राह्मणों के नेता हो गए क्या? लेकिन मैं क्या करूं, मेरी काबिलियत जो है मेरी जाति इस पे हावी है, मेरी जाति मेरी काबिलियत पे हावी है, इसलिए मुझे आप दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं। मैं एनआरसी में 28 दिन मुस्लिम भाइयों के लिए जेल रहा, वक्त पे मैं सबसे ज्यादा मजबूती से आंदोलन कर रहा, किसानों के लिए 13 महीने में प्रोटेस्ट में रहा, 69 शिक्षक भर्ती में 5 दिन उनके बीच में रहा, और अभी गुलदार के हमले से बचाने के लिए 2 दिन लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। फिर भी अभी मुझे समय लगेगा आपको इस बात को समझने की, मैं एक व्यक्ति हूं और जो लोग संविधान के मूल्यों के लोगों के लिए लड़ रहा है, सांसद जी, हर कमजोर वर्ग के लिए खड़ा है। और जनता, आज जो लोग आए हैं, जो मेरा परिवार है, वो इस बात को आपके सामने स्पष्ट करेगा गाजीपुर में किस तरह का विश्वास, पुलिस की पिटाई से मौत हो गई, किस तरह का विश्वास जनता के अंदर आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से पैदा हुआ। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई है। आप मुस्लिम इतिहास की बात करते हैं, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का खत्म कर दिया गया है, यस, उस पे क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार मदरसा बोर्ड नहीं खत्म करेगी तो और क्या खत्म करेगी? आप बताओ, आप इस सरकार से उम्मीद क्या कर सकती है? आज के समय में हिंदू मुस्लिम राजनीति का जो केंद्र बन गया है वो उत्तराखंड बन गया है। वहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी चर्चा होती है, जिसका राइट जो है केंद्र को है, और वहां से मदरसा बोर्ड भी खत्म किया जाता है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी। यही सरकार है जो कह रही थी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग लैपटॉप देंगे, हम लोग इनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की पुलिस की पिटाई से मौत हो जाती है, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज होता है। इसका जवाब मुझसे काहे को मांग रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते कि अगर उनकी सरकार में भाजपा कार्यकर्ता थाने पीट के मर जाता है या फिर एबीपी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, तो इसका जवाब आप मुख्यमंत्री से मांगे। बीजेपी के यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहते होंगे, मंत्री रहते होंगे, उनसे पूछें। आप ऐसे पूछ रहे जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ कि भाई मुझे कार्रवाई करनी है। मैं मुख्यमंत्री होता तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि किसी कार्यकर्ता को थाने में पीट देते या मार देते। एक मिनट, आप एक सवाल पूछ चुके, अब इनको पूछ लेना। लगातार हमला जो कर रहे हैं, उससे क्या आपको लगता है कि सरकार मौन है? हम मौन है? 50 लोगों की जान अगर मायने रखती
तो बड़ी कार्रवाइयाँ होती है। रेस्क्यू सेंटर बनाने का वादा किया था, जब तक नहीं बना। और 8-8 साल के बच्चे, भाइयों, मीडिया के भाइयों, सारे पुरुष पत्रकार भाई हैं, आपके भी परिवार होंगे, आपके बच्चे होंगे। आप सोचिए अगर एक नखून भी लगता है, एक सुई भी लगती है, तो कितनी तकलीफ होती है अपने बच्चे को। और जहां गुलदार उसके चिथड़े उड़ा दे रहा है, वो बच्चा भी इनको नहीं मिल पा रहा, तो हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग। आप समझिए वो परिवारों पर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरे साथ साथ आपको भी इस आवाज को उठाना चाहिए जोर शोर से कि सरकार उसका संज्ञान ले। और गुलदारों को, मैं गुलदारों के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गुलदार जब गांव में आ जाए, घर में घुस जाएगा, तो अपनी जीवन रक्षा करना हर व्यक्ति का अधिकार है। यूपी में संघर्ष होगा, बिहार पे क्या? बिहार अभी दूर है। अच्छा, एक पार्टी, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? दूसरा, बीएसपी या अन्य दलों से कैसे अलग समझती है? आप अगर आज सुनते और हमारे प्रभु सम्मेलन, सबसे पहला तो एजेंडा प्रभु सम्मेलन ही क्लियर करता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। दूसरा एजेंडा मैंने आपको बता दिया कि कमजोर वर्गों का हित ही हमारा एजेंडा है। भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, उद्देश्यों को पूरा करना ही हमारा एजेंडा है। जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, तभी लोग सुरक्षित होंगे और तभी लोग सशक्त होंगे। सांसद जी बॉलीवुड अभिनेत्री है, दिशा पाटनी बरेली की रहने वाली है, उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अभी तक कोई पुलिस उनके लिए गिरफ्तार नहीं कर पा रही, बदमाश हो रही है। इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं क्यों देखने लगा इस घटना को? वो तो अभिनेत्री है, उनको तो शायद जो है पुलिस सुरक्षा भी दे देगी, लेकिन यहाँ तो माँ बहनों के कितने बुरे हाल हैं, आपसे छिपा हुआ थोड़ा ही है। अभी जसपुर में जो कश्यप समाज की एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, मुझे तो उसको देखना है। जो अभी हरियाणा में जिस बेटी को जो है, आपको याद है मनीषा को 10-12 दिन उसको लेके आंदोलन चला, मुझे तो उन बेटियों को देखना है। और वो भी मुझे नहीं, उनके प्रति भी संवेदना है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वहां जहां हमला हुआ है, वहां की सरकार को देखना है। अभी उत्तर प्रदेश को आज हम लोग देखने के लिए बैठे हैं, क्या स्थिति। सांसद जी, वैसी क्या बीजेपी की बी पार्टी है? आपको ज्यादा पता होगा। सांसद जी, अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो कोई पशु तस्कर किसी नौजवान की हत्या नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आप किसी जिले का हाल देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। नेपाल जैसा आक्रोश भारत की जनता में है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। आप कहीं चले जाओ, जहां किसानी खेती का समूह है, वहां लाइनें लग रही है। 15-15 दिन तक डीएपी नहीं मिल रहा है, और वो खाना लेके बैठे हैं, और लाठियां लग रही हैं। नोटबंदी भी देश ने देखी, तब भी जनता ने सब कुछ सहा। लेकिन जब पड़ोसी देश में कुछ होता है तो उसका असर हमारे लोगों को भी पड़ता है, अपने देश पे पड़ता है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो संज्ञान ले, और जिस तरह के उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, कैसे सड़क के नेपाल जैसा माहौल था, नहीं था, बताओ। तो ऐसा क्यों बना? क्योंकि लोगों का कानून व्यवस्था पे से और सरकार पे से विश्वास हट गया है। सरकार के जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। मुख्यमंत्री के किसी भाषण में रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य सेवाएं पे बात नहीं होगी, एजुकेशन पे बात नहीं होगी। सारी बातें धर्म के आधार पे होंगी। उनका एक एजेंडा है कि लोग बुनियादी सवाल न करते, दूर की चर्चा को वो लगा कर रखना चाहते हैं। उनके राज में जब वो 8वें साल में मुख्यमंत्री हैं, वो जनता को बताएं कि क्यों दीपक गुप्ता की हत्या हुई। मैं तो दीपक गुप्ता, क्योंकि वो गोरखपुर में हुआ है और मुख्यमंत्री वहां 10 दिन रहते हैं, उनका गृह क्षेत्र है, तो इस हत्या के दोषी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। इतना अपराधियों में इतना बल कहां से पैदा हुआ? गुंडे तो देश प्रदेश छोड़ के चले गए, पलायन कर गए थे। कौन से गुंडे हैं जहां गोरखपुर में एक नौजवान दीपक गुप्ता की हत्या कर दी जाती, पीट कर? वो उसको पूरे शहर में 1 घंटे तक घुमाया जाता है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं। टीचर आत्महत्या कर रहे हैं, और टीटी का जो नियम अब लागू कर दिया गया, उस पर आपको लेकर क्या आपकी? अभी तो कोई नियम लागू हुआ ही नहीं। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया है, और वो मामला तमिलनाडु और केरल से जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उसमें पूरे समूह को लेके आना, ये बहुत चिंता का विषय। कई टीचरों ने भी सुसाइड किया है, अगर आपने देखा। कल भी परसों में बिजनौर आंदोलन कर रहा था गुलदार प्रकरण में, तो भी वहां टीचर आंदोलन कर रहे थे। उनको चिंताएं हैं कि उनको, जिनको 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, वो कहां से दोबारा से प्रिपरेशन करें। तो सरकारों को कोई भी ऐसा कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए जिससे कि जनहानि ना हो, लोगों के मन में भय पैदा ना हो। पहले पुरानी पेंशन को लेकर लोगों में बेचैनी है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिस पर सरकार सहमत नहीं हो रही। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान कहा, उसी उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं,
और जगत गुरु जो आपने बताया, क्या नाम है उनका, राम भद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ में आपको याद दिला दूं, ये एक सबसे क्रांति धरा है। 1857 का गदर यहीं से शुरू हुआ। ये कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। हालांकि उनको लेकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, वो कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो राम भद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूँ। किस तरीके से मायावती दलितों का चेहरा का रूप वो बाइट हो गई, कथावाचक है, अरे आप शांत रहिए, उनको माफी मंगवाई गई कि आप पिछड़ी जाति में आप उनकी मौर्य जी की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, सरकार शब्दों से कुछ कहती है, लेकिन मनुस्मृति को मानने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पिछड़े, अगर चाहे वो कासगंज हो या एटा मैनपुरी हो, चाहे वो यादव समाज के लोग हों या मौर्य समाज के लोग हों या कुर्मी समाज के लोग हों, लगातार उनकी चोटी काट के इस तरह से माफी मंगवा के ये संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ तो हिंदू भाईचारे की बात होती है कि सब हिंदू एक हैं, वहीं अगर कोई कथा करने का कार्य करता है तो जाति के आधार पर उसका शोषण, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये संविधान के नियम विरुद्ध है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद क्या मानते हैं कि संविधान खतरे में है? आप मानते हैं इस चीज के लिए? देखिए, संविधान की वजह से तो सब लोगों को प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन जो कार्य संविधान जो सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, संविधान का खतरा किस तरह का खतरा आप समझिए। सरकारी सिस्टम, कितनी ही संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, और वो राष्ट्रीयकरण होने से जनता के हित उस राष्ट्रीयकरण होने वो जुड़ गए और वो जनता के पहुंच में आ गई वो चीजें, रेलवे हो, तमाम चीजें। लेकिन लगातार जिस तरह निजीकरण किया गया, आज सब लोग वंदे भारत में नहीं जा सकते हैं, आज सब लोग जो है प्लेन से नहीं यात्रा कर सकते हैं। तो आप इस तरह समझिए कि जब सरकारी संस्थानों पर हमला होता है, जब वोट की चोरी होती है, जब ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े होते हैं, लोकतंत्र की हत्या होती है। आपको पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में याद दिलाऊं, विपक्ष का कोई व्यक्ति ब्लॉक प्रमुखी या जिला पंचायत अध्यक्ष का नॉमिनेशन भी नहीं कर पाया। एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं को पीटा गया। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या तो है। जब सरकार संविधान के विरोध में, जब किसी मौर्य को, किसी पटेल को, किसी यादव को, किसी दलित को व्यास कथा पीट करने में पीटा जाए, ये संविधान की हत्या ही है। संविधान की हत्या के लिए संविधान को जलाने की जरूरत नहीं है, उसमें जो विचार है, उसके जो मूल्य, अगर उनकी हत्या होती है तो संविधान की हत्या है।